नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ के बारे में सिर्फ इतना ही कहना पर्याप्त है कि अगर आप गंभीरता से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतने ही टॉपिक्स तैयार कर लीजिए, आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। और इस बात को कहने का आधार ये है कि मैं लगातार 3 सालों से आपको सबूत दिखा रहा हूँ। कट ऑफ से कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं। 2022 में मैंने आपको 65 प्रश्नों के सबूत दिखाए। 23 में अचानक से पैटर्न बदल गया और इतना ज़्यादा कठिन पेपर था, फिर भी मैंने आपको 54 प्रश्नों के सबूत दिखाए। और 24 में 68 से ज़्यादा क्वेश्चंस के सबूत हमने दिखाए हैं। सारी वीडियोस चैनल पे आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि आप ये सारे टॉपिक्स कुछ ही दिनों में तैयार कर सकते हैं और एग्ज़ाम तक जितनी बार चाहें उतनी बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि लगभग सारी नोट तैयार करके दे दी गई है। अगर आपने नोट नहीं ली है तो बाद में मत कहिएगा कि गलती हो गई, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी आपके पास समय है। अगर आप आज नोट लेते हैं तो आपके पास पर्याप्त समय है आगे रिवाइज़ करने का। जब मैं सबूत दिखाऊंगा उस समय पछताने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए अभी ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करिए, तुरंत आज ही नोट लीजिए, या फिर नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में, वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ एक वीडियो का लिंक है, उस पर क्लिक करिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और जल्दी से नोट लेकर बार बार रिवाइज़ करिए। चलिए अब लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है स्पर्म वेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको यूपीएससी का एक पैटर्न समझाना चाहता हूँ, ताकि आप इस कैटेगरी के किसी भी टॉपिक को बहुत आसानी से तैयार कर सकें, सीधे वही चीज़ें तैयार कर सकें जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जब आप क्वेश्चन देखें एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको कम से कम समय में उत्तर मिल जाए। समझना क्या है, देखिए, जब आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आप आसानी से ये समझ जाएंगे कि हर साल यूपीएससी कम से कम 2 या 3 प्रश्न ऐसे पूछ रही है जो किसी जीव से संबंधित है। जैसे अभी स्पर्म वेल की बात हम कर रहे हैं, बाघ पे क्वेश्चन आए हैं, शेर पर, घड़ियाल पर, हाथी पर, जंगली गधे पर। तो अलग अलग जीवों पे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रही है, लगातार क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर इसके सामने एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाए कि आखिर इन जीवों के बारे में यूपीएससी पूछ क्या रही है, जाहिर सी बात है भाई, आप क्या पढ़ेंगे उसके बारे में, कौन सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो जब आप इसका उत्तर खोजने जाएंगे तो 2 चीज़ें आपको दिखेंगी। पहले नंबर पर आपको ये बात दिखेगी कि यूपीएससी इन जीवों की खास विशेषताएं पूछ रही है आपसे। जैसे अभी हम वेल के बारे में जानेंगे, इसके बारे में, तो उन विशेषताओं की बात करेंगे। हाथी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, बाघ के बारे में, जितने भी अभी मैंने नाम गिनाए उनकी विशेषताओं से क्वेश्चंस पूछे गए। और दूसरी चीज़ जो यूपीएससी पूछ रही है वो है इनके आवास से संबंधित, कि ये जीव किस परिस्थिति में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं। कभी नेशनल पार्क पूछ लिया जाएगा, कभी वन का प्रकार पूछ लिया जाएगा, कभी जलवायु का प्रकार पूछ लिया कि इस तरह की क्लाइमेट में ये जीव रहता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें अगर आपके दिमाग में हैं तो आप किसी भी जीव के बारे में पढ़ेंगे, आप आसानी से वही चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और मैं तो लगातार सबूत दिखाता हूँ, उस समय भी याद दिलाता हूँ कि देखिए इस तरह से मैंने कहा था, क्वेश्चंस ऐसे बने। यूपीएससी मेरी बात सुन के नहीं कर रही है ऐसा, यूपीएससी का पैटर्न ऐसा है। आप समझ जाएंगे, आप आसानी से क्वेश्चन हल करने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पर्म वेल के बारे में जानने वाली क्या बातें हैं यहाँ मैंने हाईलाइट किया है। वेल के बारे में आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, समझदार मछली है, इस तरह की है, कुछ थोड़ी बहुत विशेषताएं तो आपको पता होंगी। और अगर आप पीवाईक्यू देखते हैं तो आपने थोड़ा और पढ़ा होगा वेल के बारे में। उसी में एक प्रजाति है स्पर्म वेल की। तो शोधकर्ताओं ने इनके बारे में कुछ अध्ययन किया तो पता चला कि ये संचार के लिए कुछ खास टेक्निक्स यूज़ करती हैं। आप जानते हैं वो तरंगे छोड़ती हैं, उससे वो लोकेट करती हैं चीज़ों को, आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो उसी में ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है, सीधे सीधे मान लीजिए लाइन ही दे दिया जाए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट वाले, कि ये जो मछली है स्पर्म वेल संचार और इको लोकेशन के उद्देश्य से शिकार पर नज़र रखने में सहायता के लिए जल के रैपिड क्लिक का उपयोग करते हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, मान लीजिए ऐसे ही पूछ लिया कि कौन सा जीव है रैपिड क्लिक का इस्तेमाल करता है संचार के लिए, शिकार को पहचानने के लिए, तो आप किसको ट्रिक लगाएंगे। ये कीवर्ड है, इस पे आपको ध्यान देना है।
इसका इस्तेमाल करते हैं। ये ज़िपर की आवाज़ जैसा होता है, बहुत तेज़, तो आसानी से ये संचार भी कर लेते हैं, शिकार का लोकेशन भी पता कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो क्लिक है ना, वो एक तरह का वर्णमाला जैसा काम करता है, उसका गठन करता है, जो ये संचार करने में सक्षम बनाता है वेल को। तो ये भी पूछा जा सकता है। अब इसकी विशेषता में एक चीज़ ये समझिए, कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो स्पर्म वेल है, ये गहरे नीले भूरे या फिर भूरे रंग की होती है, जिसके पेट पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। ऐसी विशेषताएं पूछी जाती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए, जो जितनी भी दांतेदार वेल हैं, मछलियाँ हैं, उनमें सबसे बड़ी ये होती है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। ऐसे पूछ लिया जाए वेल के बारे में साधारण तौर पे, आगे स्पर्म वेल ना लिखा हो, सिर्फ वेल मछली लिखा हो, और उसमें स्टेटमेंट में ये शब्द डाल के कि स्पर्म वेल जो है वो सबसे बड़ी है दांतेदार वेलों में, तो आप कैसे जानेंगे? जब ये बात दिमाग में रहेगी, आप समझ जाएं कि हाँ भाई सही है। ठीक है। और किसी भी समुद्री स्तनपायी जीवों में इसका व्यापक वैश्विक वितरण सबसे ज़्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी का हिस्सा है, इसे समझ लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है। ये विश्व भर में, ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा था कि यूपीएससी कभी कभी क्षेत्र के बारे में पूछ लेती है कि कहाँ रहते हैं। समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भाई जल में ही तो रहेगी। अब समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी मैंने बना दी मोटे तौर पे समझाने के लिए, ये 0 डिग्री है, तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है उत्तर दक्षिण में, ये उष्णकटिबंध है। ठीक है। तो उष्णकटिबंध यानी कि विषुवत रेखा के आसपास, मान लीजिए कर्क और मकर के बीच का आप हिस्सा ले लीजिए। ठीक है। समशीतोष्ण का मतलब है ये जो कर्क रेखा है और मकर रेखा, उसके आसपास, फिर नीचे जाएंगे थोड़ा और, थोड़ा इधर उत्तर में जाएंगे तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो जल है, समुद्री जल है, तो वहाँ पर ये वेल मछली पाई जाती है। ठीक, ये बात ध्यान दीजिए। उनके पास किसी भी जीव की तुलना में सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वे लगभग 10 वेलों वाले मातृसत्तात्मक समूह में रहती है। अगर इस ये लाइनें जब मैं बोलता हूँ ना, तो सबूत दिखाते समय बड़ा मज़ा आता है। अब मैं क्या बोलने जा रहा था, अगर इस पर क्वेश्चन बना, और जब आप मेरी सबूत वाली वीडियो देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्यों मैं कह रहा हूँ। अगर क्वेश्चन बना तो ये लाइन निश्चित रूप से पूछी जाएगी, और उसमें मेन शब्द होगा ये कि ये समूहों में रहते हैं, और उसकी जो लीडर होती है वो एक फीमेल वेल होती है। ठीक है। तो लगभग 10 उसमें होती हैं। अगर आपने कोई वीडियो देखा होगा वेल वाली, जैसे वो शिकार करती हैं मछलियों का छोटी, तो वो पूरा झुंड बनाएंगे, ऐसे चारों तरफ से घेरना शुरू करेंगे। उसके बाद से फिर एक ही बार फिर वो सतह पे, पानी की सतह तक वैसे अपना मुंह उठाती हैं, फिर चारों तरफ से घेर के वो शिकार करती हैं इस तरह से। तो वो झुंड में मिलके शिकार करती हैं, झुंड में रहती हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो IUCN की रेड लिस्ट है, ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि IUCN की रेड लिस्ट में इस जीव को किस कैटेगरी में रखा गया है। और जब भी मैं हिंदी वाला दिखाता हूँ तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि इसका इंग्लिश भी आप एक बार देख लीजिए। असुरक्षित का मतलब है वल्नरेबल है। ठीक है। तो ये वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध है IUCN में। साइट्स के जो परिशिष्ट वन है उसमें इसको शामिल किया गया है। और जो हमारा अधिनियम है, वन संरक्षण अधिनियम 1972, उसकी अनुसूची 1 में इसको शामिल किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जीव है, इसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, ये ध्यान रखिए। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, लायन टेल्ड मकाक। इसको सिंग पूंछ मकाक भी कहते हैं। इसका जो पूंछ होता है वो शेर जैसा होता है। तो इनके संरक्षण के बारे में कुछ बातें हो रही थी, तो ये चर्चा में आ गया, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इनके बारे में हम समझते हैं कि कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे छोटी मकाक प्रजातियों का जो वजन होता है, मकाक में कई प्रजातियां जो सबसे छोटी वाली होती हैं, उनका 2 किलो से लेकर 10 किलोग्राम तक के बीच में। शरीर की लंबाई 12 से 61 सेंटीमीटर, पूंछ की लंबाई इतनी सेंटीमीटर होती है। ये लाइन कोई इतनी स्पेशल नहीं है कि इसको आप किसी भी हालत में रट के रखें, बस थोड़ा बहुत आइडिया आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, जिनमें काले गुच्छे होते हैं और नर मकाक में अधिक स्पष्ट होते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। अभी मेन बातें इधर हैं। अच्छा सॉरी, उनके चेहरे के
चारों ओर एक धूसर जो अयाल होता है, जैसे घोड़े या शेर के गर्दन पे बाल जो होते हैं ना, उसको अयाल बोलते हैं, वैसा होता है। इसको आप सर्च करेंगे अभी यूट्यूब पे या गूगल पे, तो उसका चित्र आपको दिख जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि चेहरा है, तो इसके चारों तरफ ऐसे जो है ये वो बाल जैसे होते हैं। ठीक, तो वो होता है जिसके कारण दाढ़ी वाले बंदर भी कहा जाता है। अब मान लीजिए कि इसी पे एक स्टेटमेंट बनाया यूपीएससी ने और कहा कि इन्हें दाढ़ी वाले बंदर भी कहते हैं। तो आप सोच लें दाढ़ी वाले बंदर मतलब क्या। शेर पूछ बंदर हमने सुना था, लायन टेल। अब पूंछ है शेर जैसे, दाढ़ी होगी कि नहीं होगी। ऐसे हम बहुत दिमाग लगाते हैं, ख़ास तौर से तब जब हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, जल्दबाजी में आंसर देने की कोशिश करते हैं, तो फालतू चीज़ों पर हम ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। इससे बढ़िया अभी अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट लिया है तो खूब बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ सिर्फ इतना ही आप पढ़ेंगे आराम से अपने निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप ईमानदारी से पढ़ें। जो बातें मैं बता रहा हूँ उन्हें किसी भी हालत में तैयार करें। फिलहाल यहाँ देखिए अगली लाइन। वंडरू के रूप में जाने जाने वाले लायन टेल मकाक एकांत पसंद करने वाले होते हैं, ज़्यादा शोर शराबे वाले क्षेत्रों में नहीं रहते हैं। इनको वंडरू भी कहा जाता है। सोचिए, ये नाम अगर पूछ लिया जाए किस जीव को वंडरू भी कहा जाता है, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, छोड़ देंगे। तो ये एकांत रहना पसंद करते हैं और ये केवल 10 से 20 सदस्यों के समूह में अपनी परिचित सीमा के भीतर ही रहते हैं। तो ये भी समूह में रहते हैं, अपने लोगों का एक समूह बना लेते हैं, उसी में रहते हैं। समूह के प्रमुख नर मैकाक, इसमें प्रमुख नर होता है, अपने क्षेत्र में प्रवेश करते समय अन्य को सचेत करने के लिए मानव जैसी तेज आवाज़ उफ का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, यहाँ से पूछा जा सकता है। आवाज़ के बारे में समझते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत, ये प्राइमेट भारत के पश्चिमी घाट में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के वर्षा वनों के मूल निवासी हैं। ये पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये साउथ इंडिया में जो राज्य हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उनके जो वर्षा वन हैं वहाँ रहते हैं। अब मान लीजिए यही दे दे और कह दे कि पतझड़ वन में रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी बहुत चालाकी करती है। एक लाइन बनाएगी और उस लाइन में 2 हिस्से होंगे और हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि पहली लाइन, मतलब लाइन का पहला हिस्सा सही होता है, लेकिन उसके बाद जो बात कही जाती है वो कभी कभी गलत होता है। हम जल्दबाजी में पहला हिस्सा सही समझ के पूरा सही समझ लेते हैं और गलत कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ रहते हैं लगभग फ़िलहाल इतने मैकाक पाए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। वालपराई पठार अपने वृहद चाय और काफ़ी बागानों के साथ साथ जंगल के भागों से घिरा हुआ है, अनामलाई टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, तथा पश्चिमी घाट में लायन टेल मकाक की 40 से अधिक आबादी का आवास है। तो ये इस पठार के बारे में पूछा जा सकता है। और वैसे भी आप भूगोल के नज़रिए से आप देखें तो एक बार सर्च करना चाहिए कि वालपराई पठार है किधर। ठीक है, अब आगे देखें। लायन टेल्ड मकाक अधिकतर उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वनों की ऊपरी भागों में रहते हैं और मुख्य रूप से फलों और बीजों का भोजन करते हैं, लेकिन पत्तियों, कलियों, कीड़ों और छोटे कशेरुकियों का भी ये सेवन करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2024 में ही शायद, कि ये शाकाहारी होते हैं। अब एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, सबूत दिखाते समय मैंने इस बारे में डिस्कस किया था। तो पूछा जाता है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है भाई किस पे आश्रित हैं, जीने के लिए क्या करते हैं, क्या खाते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली ये शाकाहारी हैं, लेकिन छोटे कीड़ों को भी खाते हैं। तो इस हिसाब से अगर पूछा जाए कि ये शाकाहारी हैं, तो शाकाहारी तो नहीं रहे फिर। ठीक है, छोटे कशेरुकियों का भी सेवन करते हैं। एक एक बंदर होता है, क्रैब ईटिंग मंकी बोलते हैं उसको, वो केकड़ा वगैरह खाते हैं। खैर उसके बारे में जब बात होगी, महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में उभरेगा तो देखेंगे। फिलहाल IUCN की रेड लिस्ट में ये लुप्त प्राय है, साइट्स ने परिशिष्ट 1 में डाला है, और हमारे जो हमारा कानून है 1972 वाला, उसकी अनुसूची 1 में शामिल किया गया। अनुसूची 1 में किसी जीव को शामिल कर दिया जाए तो समझ लीजिए कि उसको ज़्यादा संरक्षण मिला हुआ है, और अगर उसका शिकार किया गया और कोई व्यक्ति पकड़ा गया तो उसको ज़्यादा कठोर दंड मिलेगा। ठीक है, खतरों की बात करें तो देखिए, सामान्य तौर पर किसी भी जीव के बारे में अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछे, चलिए मान लेते हैं कि ये नहीं लिखा गया है यहाँ पे,
ठीक है। यूपीएससी पूछती है या पीसीएस एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी यूपी पीसीएस आपने दिया होगा तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, तो उसमें क्यों इनके सामने संकट खड़ा हुआ है, अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे? आप सबसे पहले दिमाग में ये रखिए कि जो मानव प्रजाति है ना, उसने आतंक मचा रखा है पूरी धरती पे अपने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, अपने संसाधनों की होड़ के लिए। उन्होंने पूरा संसाधन निचोड़ने की कोशिश की धरती से, बाकी जीवों को फिर दिक्कत हो रही है। तो अगर किसी जीव का विनाश हो रहा है या वो खतरे में जा रहे हैं तो उसका जो सबसे पहला कारण होता है, और मेरे ख्याल से वो आखिरी कारण भी कह सकते हैं कुछ मामलों में, वो यही होता है कि इंसान ही अति किए हुए हैं। और इस वजह से उनका जो, चाहे वो अतिक्रमण हो, चाहे हम प्रदूषण फैला रहे हों, दुनिया भर की चीज़ें हैं, उनकी वजह से समस्याएं होती हैं। तो आप बिना ज़्यादा परेशान हुए इस चीज़ को ध्यान में रख के, इस एंगल से अगर पूछा जाए कि इनके सामने क्या खतरा है तो आप बता सकते हैं। कुछ स्पेशली कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको किसी खास चीज़ से समस्या होती है, जैसे किसी नदी में कोई खास केमिकल डाला जा रहा है और उस केमिकल से किसी जीव पर निगेटिव असर पड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा अलग मामला हो गया। लेकिन इन जनरल अगर बात करें तो मानव की गतिविधियाँ किसी भी जीव के लिए खतरा बनती हैं। तंबाकू हमारे देश में, ये सब ऐड वगैरह आपने देखा होगा, जुबा केसरी और इस तरह की चीज़ें, तो ये एक महामारी का रूप ले रहा है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। इस पर पिछले कई सालों से काफ़ी बातें हो रही हैं, करंट में आ रहा है। पहले उतनी बातें नहीं होती थी, लेकिन मामले बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर बढ़ रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है बहुत ज़्यादा, तो अब ये मामला ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में भी ये टॉपिक मैं कवर करूँगा, आपको नोट दूंगा, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एक तथ्य यहाँ आपको मिलेगा, भारत में तंबाकू उपभोक्ताओं की संख्या जो है ना, विश्व में दूसरे स्थान पे है, चीन के बाद। मतलब इतना तंबाकू खा रहे हैं हमारे देश के लोग, इनकी संख्या 26 करोड़ लोग तंबाकू खा रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चीन में सबसे ज़्यादा, उसके बाद भारत में तंबाकू का सेवन किया जाता है। और तंबाकू का मतलब सिर्फ गुटखा नहीं होता, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ तथ्य यहाँ देखें, आधे से अधिक तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। मतलब 100 लोग तंबाकू खा रहे हैं तो 50 लोग तो मरेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा और स्पष्ट करना चाहिए आधे से अधिक तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। इससे बात कुछ खास क्लियर नहीं हो रही है। इससे तो हम ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि जो तंबाकू नहीं खाते वो नहीं मरते हैं। तंबाकू के कारण मृत्यु होती है, अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए है कि आप समझ सकें कि कितना सीरियस मामला है। तंबाकू के कारण हर साल 8 मिलियन से ज़्यादा लोग मरते हैं, जिनमें से अनुमानतः 1.3 मिलियन वे भी शामिल हैं जो धूम्रपान न करने वाले हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप मेंस का आंसर लिख रहे होंगे ये लाइन आपको एक्स्ट्रा 2 नंबर दिलाएगी। ये वाला आंकड़ा बहुत स्पेशल है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे। जो सेवन कर रहे हैं, जो धूम्रपान कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, वो तो मरेंगे, कैंसर होगा ही। लेकिन ये जो 1.3 मिलियन लोग मरे हैं हर साल, ये वो लोग हैं जो धूम्रपान नहीं कर रहे थे लेकिन उस वातावरण में थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धूम्रपान के संपर्क में थे, तो इनको भी हो गया। आपके परिवार में कोई व्यक्ति पी रहा हो तो आप ये समझाइए कि आप सिर्फ अपना सेहत नहीं खराब कर रहे हैं, हम सबके लिए आप खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। ये समझने वाली चीज़ है। भारत में हर साल लगभग 1.35 मिलियन लोग तंबाकू के सेवन के कारण मरते हैं, ये आप मेंशन कर सकते हैं। ये प्री में भी पूछा जा सकता है, ऐसे आंकड़े यूपीएससी पूछ लेती है, तो ध्यान रखिएगा। विश्व के 1.3 बिलियन तंबाकू उपयोगकर्ताओं में से लगभग 80% निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। ज़्यादा अमीर देशों में तंबाकू उतना सेवन में नहीं आता, हालांकि अलग अलग चीज़ें हैं, शराब है और भी चीज़ें हैं। नशे का सेवन तो हर तरह के लोग कर, मतलब हर तरह के देश में है, चाहे वो विकसित है, विकासशील है, गरीब है। तंबाकू थोड़ा सा कुछ मामलों में सस्ता है तो गरीबों के लिए मिल जाता है, चबा रहे हैं और बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। 2020 में विश्व की लगभग 22% आबादी ने तंबाकू का सेवन किया। ये कुछ आंकड़े हैं जिनके आधार पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब भारत में कुछ और आंकड़े देख लेते हैं। देखिए, कोई कमी खास नहीं आ रही है। रिपोर्ट आई थी
तो एनटीसीपी की रिपोर्ट में ये बात पता चली है कि इतना जागरूकता अभियान अगर हम चला रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन इसमें कमी नहीं आ रही। क्योंकि एक चीज़ आप देखेंगे ध्यान से, बहुत मतलब विरोधाभास समझ में आएगा आपको। सरकार नशा मुक्ति के लिए जितना प्रयास कर रही है और लोगों तक जितना वो प्रयास पहुंच रहा है, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से इन नशा की कंपनी, जैसे गुटखा की कंपनी की हम बात करें, ये लोग प्रचार कर रहे हैं। उससे ज़्यादा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को लेकर के करोड़ों रुपए दे के, तो वो हर किसी तक विज्ञापन पहुंच रहा है। तो सरकार पीछे रह जा रही है। और दूसरी तरफ कई बार डाउट होता है कि सरकार सच में चाहती है। तो बहुत गहराई से जाएंगे तो कभी कभी आप निराश होंगे कि ऐसा लगता है कि सरकार ही नहीं चाहती कि ये सब रुके, क्योंकि इसमें टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना होता है और टैक्स का पैसा कहाँ जाएगा? सरकार के पास। लेकिन समझना चाहिए कि सरकार भाई देश की जनता के लिए तो है, देश की सेवा करने के लिए है। तो वो पैसा लेके क्या करेंगे अगर लोग मरेंगे बीमारियों से? तो खैर, ये सब चीज़ें आप इंटरव्यू में डिस्कस कर सकते हैं, निबंध में अच्छे से विस्तार से लिख सकते हैं। अच्छा, इसके संभावित कारण अपर्याप्त भर्ती, संसाधन आवंटन और उपयोग और प्रभावी निगरानी तंत्र का अभाव हो सकता है। ये किसके बारे में है? अभी हम बात कर रहे थे ना कि कुछ कमी नहीं आ रही है खास, तो भाई उतने संसाधन सरकार इसमें नहीं लगा रही है कि कम किया जाए, कुछ उस तरह की व्यवस्था की जाए। अब सिगरेट और बीड़ी सस्ती है, इसकी वजह से भी लोग पी लेते हैं, आसानी से मिल जाता है। बाकी सामान्य चीज़ें हैं। महिलाएं भी तंबाकू अब पी रही हैं पहले से ज़्यादा, उसका भी आंकड़ा है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी पहले नहीं पूछती थी, लेकिन अभी वो स्मार्ट तरीके से इन तथ्यों का यूज़ करती है। जैसे 2024 वाले 23 वाले एग्ज़ाम में वो क्या था जी, बंग भंग विरोधी आंदोलन जो है ना, स्वदेशी आंदोलन, उस पे क्वेश्चन था और उसी से संबंधित हथकरघा वाले दिवस को जोड़ दिया था, ऐसा कुछ था क्वेश्चन। तो दिवस सिर्फ पीसीएस के अब तथ्य नहीं रहे, यूपीएससी भी महत्वपूर्ण तथ्य पूछ लेती है। जैसे तंबाकू पे, अगर तंबाकू चर्चा में है और बड़ा मुद्दा है, तो तंबाकू निषेध के लिए दिवस मनाया जा रहा है, पूरी जनता को जागरूक किया जा रहा है, दुनिया को जागरूक किया जा रहा है, तो उस दिन के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए कि हाँ भाई 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है। अब बाकी इसकी मतलब घोषणा कब की गई, ये सब नहीं पूछा जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को जानकारी देना। सिंपल सी चीज़ है, ये सब इसलिए घोषित किए जाते हैं। 2024 में थीम ये थी, पीसीएस की तैयारी आप करते हैं तो ये पूछा जा सकता है, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। तो बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, ये थीम था। और एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जिसको थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट करना चाहिए था। अहिल्याबाई होलकर के बारे में थोड़ा सा आप जानिए। 31 मई को ही हम बात कर रहे थे, इसी दिन इनकी भी जयंती मनाई जाती है। तो दोनों को आप जोड़ लेंगे तो याद करना आसान रहेगा। अब एक क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे कभी कभी पूछती है कि कोई ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, या फिर जैसे नॉर्मली आप भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, सूफी आंदोलन पढ़ेंगे, तो उनके स्थान के बारे में कि ये कहाँ पे कार्यरत थे या कहाँ पे इन्होंने प्रचार प्रसार किया, या फिर मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। महाराष्ट्र से ये संबंधित थी वहाँ। ठीक है। और 1733 में उन्होंने मराठा साम्राज्य के होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव होलकर से विवाह किया था, एक सामान्य तथ्य है। और पति की मृत्यु के बाद ये शासक बन गई थी वहाँ की, ये इम्पोर्टेंट है। उन्होंने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर सहित कई मंदिरों के निर्माण में योगदान दिया था। तो ये एंगल जब जोड़ा जाएगा तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाएगा, अगर इस पे क्वेश्चन बनाया जाए तो। ठीक है, ये तथ्य ध्यान रखिए। एक चीज़ और है, उन्होंने अपने राज्य में सती प्रथा को समाप्त किया था और महिला अधिकारों को बढ़ावा दिया। ये आपसे किसी भी रूप में घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। ठीक है। उनकी मृत्यु इस समय हुई थी, चाहे तो याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ चीज़ें हो रही हैं। तंबाकू नियंत्रण पर WHO ने एक फ्रेमवर्क बनाया है, तो उसमें आपको ये जानना है कि भारत उसमें शामिल है कि नहीं। कई बार ऐसे होते हैं कन्वेंशंस कि यूपीएससी पूछ लेती है कि भारत इसकी पार्टी है, मतलब इसका हिस्सा है, इसका सदस्य है या नहीं है। तो ये जानकारी के लिए हो गया।
बाकी इसका नाम ही है नियंत्रण पर एक कन्वेंशन है। तो नियंत्रण के लिए है कि भाई इसका उद्देश्य है कि मांग और पूर्ति को थोड़ा सा कम किया जाए, इसकी खपत को कम किया जाए। ये सब चीज़ें काम नहीं आती हैं। देखिए, आपके दिमाग में कभी कभी आएगा, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ये आपका दिमाग थोड़ा सा खोलने के लिए। जैसे मान लीजिए इस पे इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपकी राय क्या होनी चाहिए। देखिए, कभी कभी आपके दिमाग में आ सकता है कि सरकार अगर सच में बंद करना चाहती है तो क्यों नहीं बंद कर देती। कितना आसान है, सब बंद करो। मतलब स्ट्रिक्ट कानून लेके आओ, जो इंडस्ट्री लगी हुई है सबको पता है कहाँ से ये सब सप्लाई हो रहा है, तो बंद कर देते हैं। जो उसका उल्लंघन करेगा नियम का, कड़ी सजा भुगतेगा। ये एक जो क्रांतिकारी विचार आता है, कभी कभी उतना तार्किक नहीं लगेगा, क्योंकि ये सलूशन नहीं है। कैसे नहीं है? किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति नशेड़ी हो, अगर आपने कभी किसी को देखा हो, शराब मान लेते हैं पी रहा है, उसको घर वालों ने पीटा और बंद कर दिया कमरे में, वो जब छूटेगा वो कहीं ना कहीं खोजना शुरू करेगा। तो असली समस्या है लोगों की मानसिकता की। और ये जो नशीली दवाएं हैं, नशा है, ये आदमी के साइकोलॉजिकल पैटर्न को पकड़ लेती हैं, ये शरीर की डिमांड बनने लगती है। तो यहाँ ज़रूरत होती है व्यक्ति विशेष पर काम करने की, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है और काउंसलिंग की ज़रूरत है। ऐसे सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है फ्री में, हर गांव या हर छोटे शहर में, कस्बे में, जहाँ पर जो लोग पहले से आदी हो चुके हैं उन्हें उसका ट्रीटमेंट मिल सके। ये बेसिक लेवल पर जब लोगों को पता चलेगा कि ये चीज़ इस रूप में हमारे लिए ख़तरनाक है, इससे ये नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ जो लोग छोड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे सर हम छोड़ना चाहते हैं, छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनकी आदत बन गई है। तो उनके लिए हेल्प करने की कोई व्यवस्था है? कुछ प्राइवेट संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन सरकार को इस पे काम करना चाहिए। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कानून नहीं होना चाहिए, वो तो है ही, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। खैर, तो ये चीज़ें हमने देख ली हैं। राष्ट्रीय कानून एक बना हुआ है, 2003 में एक बना था कानून। बस थोड़ा सा आपको इसका क्रम पता होना चाहिए। उत्पादन, आपूर्ति, विज्ञापन, प्रचार, वितरण, ये सब चीज़ें नियंत्रित करने के लिए बनाया गया। ये क्यों मैंने लिया है, यूपीएससी ने वो प्लास्टिक पे एक नियम बनाया गया था, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे एक नियम बनाया गया था। उसके अंदर जाकर पूछ लिया था कि ये किससे संबंधित है। तो ये कानून इससे संबंधित है, ठीक है। 2007 में एक इसी से संबंधित नियंत्रण कार्यक्रम लाया गया। तो वो इसी के पहले जो हमने कानून डिस्कस किया उसी के अनुपालन को मजबूत करने के लिए किया गया। बाकी सामान्य बातें हैं, आप नोट में आराम से पढ़ लेंगे। 19 में भी एक लाया गया है ई सिगरेट पे प्रतिबंध लगाने के लिए। ई सिगरेट के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसमें वो वाला धुआं नहीं होता जो तंबाकू के जलने से होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होता है, उसमें एक गैस होती है, केमिकल होता है। तो उससे भी मतलब जब आया था तो लोग कह रहे थे कि इन्हें ये नुकसान नहीं करेगा, जिनको आदत हो गई है ये थमा देते हैं, इससे वो हो जाएगा। इसके भी बहुत ही पक्ष अलग अलग हैं। ये भी नुकसान करता है, जिसको आदत नहीं है उसको भी आदत लग सकती है। तो इस पे काफ़ी डिबेट हुई थी उस दौरान, तो कानून आया था। राष्ट्रीय तंबाकू त्याग सेवा, अब क्या है ये, एक पहल है ये मोबाइल प्रौद्योगिकी द्वारा, ये इसको छुड़ाने के लिए सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में 2016 में इसको शुरू किया गया था। तो ये चीज़ है। तंबाकू पे जो टैक्स लगता है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप बात करें कि इस पे सरकार को क्या मिलता है, क्यों सरकार बहुत ज़्यादा सख्त नहीं हो पाती, तो थोड़ा बहुत आप हिंट दे सकते हैं। देखिए, इतना जो है खुदरा मूल्य पे 53% वो लगता है, ठीक है। बीड़ी पर 16% की दर से टैक्स लगाया जाता है, इतना ज़्यादा टैक्स लग रहा है, तो सरकार की कमाई खूब होती है। आप सोचिए, लॉकडाउन में कोई चीज़ नहीं खुल रही थी, सरकार को पता नहीं किसने आइडिया दिया कि कुछ दिन के लिए शराब के ठेके खोल दिए जाएं। उस समय नहीं कोरोना फैल रहा था। इसमें सरकार को भी फ़ायदा है, लोग जो नशे के आदी हो चुके हैं उनका तो अपना था ही। तो फिलहाल ये करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं। अब मैं दो टॉपिक्स इसके आगे स्टैटिक वाले दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं अभी बता दूंगा, इसमें इतना रिकॉर्ड करते हैं, बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे। इसी के आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ वो इन्वायरमेंट के टॉपिक होंगे, तो उनको देखने के लिए आप इन्वायरमेंट वाली पीडीएफ खोल लेंगे, उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने इन्वायरमेंट से लिया है,
और इस बार प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जान लेते हैं। फिर से याद दिला दूं, इन्वायरमेंट वाली नोट जब आप खोलेंगे उसी में ये मिल जाएगा। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में क्या क्या जानना है एक एक करके समझते हैं। देखिए, ये सबसे पहले मैंने अभी इसी वीडियो में डिस्कस किया, शुरू में बताया कि कहाँ पे वो चीज़ें, वो जीव पाया जाता है, उसकी क्या विशेषता है। दो बातें हमें देखनी है। फिलहाल सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। किसी राज्य का राज्य पक्षी, राज्य पशु ये घोषित क्यों किया जाता है, आपने कभी सोचा है? कमेंट में बताइएगा, जब मैं ज़रा चेक करना चाहता हूँ कि इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या समझ है। फिलहाल यह है राजस्थान का राज्य पक्षी और भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, थोड़ी सी संख्या में बचे हैं, बॉर्डर पे हैं, उधर पाकिस्तान में कभी कभी चले जाते हैं, उधर शिकार कर लिया जाता है। और कभी कभी ये विद्युत की तार से वो फेंस लगा जाते हैं, उससे वो फंस जाते हैं, टकरा जाते हैं, उससे मर जाते हैं। तो बहुत संकट है इन पे और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। अब यहाँ देखिए, यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है जो चारागाह पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करती है। पूछा जा सकता है, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे मकाक के बारे में कि वो कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में पूछ लीजिए कि ये सदाबहार वनों में रहती है, तो फिर आप तो फिर गड़बड़ा देंगे अगर नहीं पता होगा तो, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनकी अधिकतम आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी ये प्रजाति पाई जाती है। ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि अभी हमने राजस्थान की बात की और यूपीएससी कह रही है कि हेलो सिर्फ राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है ना? तो आप कहेंगे जी सर बढ़िया, सही कह रहे हैं। नहीं, सही नहीं कह रहे हैं। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस बनाती है कि ये प्रजाति सिर्फ यहीं पे पाई जाती है, ध्यान रखिए। इस तरह के कथन गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। खतरे क्या हैं, मैंने पहले ही डिस्कस किया। अच्छा हाँ, विद्युत लाइन है, जैसे कि उसमें भी मैंने बताया था कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं। अब विद्युत लाइन से मगरमच्छ टकरा के तो मरेगा नहीं, तो ये इसके लिए थोड़ा सा अलग हो गया। तो उससे टकरा जाते हैं, शिकार भी हो जाता है, ये हमने बताया अभी। आवाज़ का नुकसान, वही इंसानों वाली हरकत। व्यापक कृषि विस्तार, वही इंसानों वाली हरकत। तो इससे भी इनका अस्तित्व खतरे में है। सुरक्षा की बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN के रेड लिस्ट में, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और साइट्स की परिशिष्ट वन में शामिल किया गया है। CMS एक अभिसमय है, इसी सीरीज़ में आगे मैं इसके बारे में विस्तार से बात करूँगा। साइट्स के बारे में बात करेंगे, IUCN के बारे में बात करेंगे, आप चिंता मत करिए। ठीक है, नोट लिया है तो सब है ही आपके पास, आराम से पढ़िए। ये जो अधिनियम है हमारा 1972 वाला, उसकी अनुसूची 1 में शामिल किया गया है और बाकी कुछ उपाय किए गए हैं। ये GIB उसी को शॉर्ट में कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, इसके बारे में पता है ना, ये पक्षी है एक तरह की। ठीक है, अच्छा, प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तरफ से है। वन्यजीव आवास का एकीकृत विकास के तहत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम ये चलाया गया है। अब एक चीज़ और है प्रोग्राम, नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान। और इसे नॉर्मली ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में इसे संरक्षण एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। और एक है संरक्षण प्रजनन सुविधा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको ध्यान में रखना चाहिए। 2019 में राजस्थान सरकार और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जैसलमेर में PCS में ये तथ्य पूछा जा सकता है। डेजर्ट नेशनल पार्क में ये भी पूछा जा सकता है, किस नेशनल पार्क में? डेजर्ट नेशनल पार्क, हिंदी में कभी कभी ट्रांसलेट करके रेगिस्तानी नेशनल पार्क उसको कह देते हैं। वहीं पे एक संरक्षण प्रजनन केंद्र बनाया गया है ताकि इनकी आबादी बढ़ाई जा सके। तो ये एक फैक्ट है, महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखिएगा। और बाकी वही है, इसका उद्देश्य क्या, आबादी बढ़ाया जाए, फिर उनके जो बच्चे हैं, चूज़े हैं, उनको जंगल में छोड़ दिया जाता है, जाओ अब खेलो। अच्छा, एक है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसी के लिए राजस्थान सरकार ने इस प्रजाति के प्रजनन बाड़ों के निर्माण और उनके आवासों पर मानव दबाव को कम करने के लिए एक बुनियादी ढांचे के उद्देश्य से ये बनाया है। तो राजस्थान सरकार का एक प्रोग्राम है। एक है पर्यावरण अनुकूल उपाय, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित वन्य जीवों पर पावर ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, जो वो वाली विद्युत वाली, और अन्य पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए ये किया गया है। एक चीज़ और देख लेते हैं पेंगोलिन के बारे में, 1 मिनट रुकिए ज़रा।
हाँ जी, तो पेंगोलिन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, एक एक करके समझते हैं। यूपीएससी ने पूछा था 2023 में ही शायद, या 22 में, 23 में मेरे ख्याल से। ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन से जीव रात्रिचर हैं, ऐसा क्वेश्चन था, 23 में ही शायद था। तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि कुछ जीव ऐसे हैं जो रात में ही शिकार पर निकलें या फिर अपने भोजन की तलाश में निकलें, रात में वो कर रहे हैं, दिन में छुप के रहते हैं। ठीक है, तो ये जो पेंगोलिन है, अगर आप इसको देखेंगे, इसका वीडियो देखेंगे, स्कल्प बने होते हैं, वो जो मछली जैसे आकार में होगा, लेकिन वो बहुत टाइट होता है, बहुत सख्त होता है ऊपर पीठ पे। तो ये पेंगोलिन है, स्तनधारी है, जो बिलों को खोदते हैं और चींटियों और दीमकों को खाते हैं। ठीक है, और पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन में ज़्यादातर मिट्टी को वातकित करने और नमी जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिट्टी को, जैसे केचुआ भी एक बड़ा बढ़िया काम करता है, मिट्टी खोद के उसको जो है एक तरह से कहें कि रिसाइकिल टाइप का काम कर देता है। हवा उन जगहों पे भी पहुंचती है जहाँ पे नॉर्मली नहीं पहुंच सकती थी, नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, तो उसमें वो योगदान देता है। ये भी उसी टाइप का काम करते हैं, लेकिन ये केचुए वाला स्थान नहीं ले सकते। मतलब मैंने तुलना करने के लिए, थोड़ा सा समझाने के लिए बताया। पेंगुलिन अपने अनोखे रूप के लिए जाने जाते हैं। उनके पास केराटिन के बने शल्क होते हैं, ठीक है, जो उनके पूरे शरीर को ढकते हैं ऊपर से। ठीक है, और खतरे की स्थिति में वह स्वयं को सुरक्षा के लिए गेंद की भांति गोल कर लेते हैं, रोल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसी वीडियोज होती हैं, खुद को ऐसे गोल कर लिया और लगता है कि वो गेंद है, ताकि वो पूरा, मतलब जो सेंसिटिव पार्ट है, हिस्सा नीचे वाला पेट है, उसमें तो ये शल्क है नहीं, तो अपने आप को जब गोल कर लेते हैं तो चारों तरफ वही कवच हो जाता है और उसी में छुपे रहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, इनकी एक सुरक्षा प्रणाली है। इनकी जो प्रजातियां हैं उन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, इनकी प्रजातियां हैं 8 पूरी दुनिया भर में। अफ्रीका में 4 प्रजातियां हैं, उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। भारत में इसकी जो प्रजातियां हैं, एशिया में सॉरी, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एशिया में 4 प्रजातियां, भारतीय पेंगोलिन है एक, एक फिलीपीन पेंगोलिन है, सुंडा पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन। अब आवास की बात करते हैं कि ये आपको कहाँ मिलेगी अगर आप देखना चाहें तो। यह प्राथमिक और द्वितीयक उष्णकटिबंधीय जंगलों, चूना पत्थर और बांस के जंगलों और घास के मैदानों, कृषि क्षेत्रों सहित आवास की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अनुकूलनीय है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस पर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये सिर्फ इस जगह पे पाए जाते हैं तो ही आपको ध्यान रखना, अदरवाइज ये ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय जंगल में भी रह सकते हैं, बांस के जंगल में, घास के मैदान में, कृषि क्षेत्र में भी रह लेते हैं, जहाँ लोग रह रहे हैं, बसे हुए हैं, वहाँ आसपास भी रह जाते हैं, तो उतनी दिक्कत नहीं है। वैसे नहीं, वो मकाक जो हम पढ़ रहे थे कि एकांत में रहते हैं, उस टाइप के नहीं है। भारतीय पेंगुलिन भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है, जबकि चीनी पेंगुलिन की उपस्थिति बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में देखी गई है। तो अगर पूछ लिया जाए कि चीनी पेंगुलिन असम में भी पाया जाता है या असम में पाया जाता है, तो एक सामान्य बुद्धि ये कहेगी कि चीनी है, चीन में रहा, हमारे यहाँ क्या कर रहा है, हमारे यहाँ नहीं पाया जाता होगा, चीन के नाम पे रखा गया है तो हमारे यहाँ कैसे हो जाएगा। तो ये सामान्य समझ कहती है। लेकिन अब कोई नदी चीन से निकल रही है तो ज़रूरी तो है नहीं कि चीन में ही समाप्त हो जाएगी, जैसे ब्रह्मपुत्र है। वैसे कोई जीव अगर चीन में पाया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि आगे चल के उसकी प्रजातियाँ वहीं तक रहेंगी, और भी जगहों पे जाती हैं। तो ऐसे नाम के आधार पे आप नहीं कह सकते कि ये सिर्फ यहीं पाई जाती हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो नाम भी वैसा ही है, वो वहीं रहते हैं, जिनको हम इंडिजिनस कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि ये यहाँ की जो है इंडिजिनस प्रजाति है, यहीं की है और इससे बाहर ज़्यादा कहीं नहीं पाई जाती। उसको एक और हिंदी में कोई बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कभी याद आएगा तो बताऊँगा। खतरा क्या है, आप गेस करिए। इनकी आबादी पहले बहुत ज़्यादा थी, प्राकृतिक अधिवास क्षरण हुआ। कैसे हो सकता है, इंसान नाम की प्रजाति। त्वचा और मांस के लिए इनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है। कौन कर रहा है, इंसान कर रहा है। पेंगुलिन विश्व स्तर पर सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले जंगली स्तनधारियों में से हैं, जिनका व्यापार ज़्यादातर एशिया में होता है। और उनके जो शल्क होते हैं, ऊपर का जो कवच है, औषधि प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पता नहीं कौन इतना पगलाया हुआ है इसकी औषधि का। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका बहुत क्रिटिकल बीमारियों के इलाज के लिए उनका कोई अंग या फिर उनसे हम दवाएं बनाते हैं। लेकिन अभी इसका क्या इस्तेमाल होता है,
कौन सी दवा बनती है इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना जानिए कि औषधि है, क्योंकि चंदन पे जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, कई ऐसे जीवों पे भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसमें ये बात आ जाती है कि ये औषधीय गुण वाला है या इससे औषधि बनाई जाती है, तो ये इसमें शामिल हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। संरक्षण की बात करें तो देखिए, अब आप जानते हैं कई तरह का है, मतलब कई तरह की प्रजातियाँ हैं इसमें। तो ये जो रेड लिस्ट है, भारतीय पेंगुलिन को जो है इंडेंजर्ड कहा गया है, ठीक है। चीनी पेंगुलिन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इससे आप ऐसे थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं कि जो चीनी पेंगुलिन है वो ज़्यादा खतरे में है, भारतीय पेंगुलिन उसकी तुलना में थोड़े कम खतरे में है, आबादी थोड़ी ज़्यादा है। ये खतरा किस आधार पर, जब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो रेड लिस्ट होती है, ये इसका एक पैमाना बना हुआ है कि कोई प्रजाति इतने सालों तक कहीं नहीं दिखी है, तो मतलब धरती पे है ही नहीं कहीं, तब उसे हम एक्सटिंक्ट मान लेंगे, विलुप्त मान लेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ से कुछ प्रजातियाँ विलुप्त हुई और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बताइए एक प्रजाति का नाम बता दीजिए ज़रा, जो हमारे यहाँ से पहले हमारे यहाँ थी, अभी नहीं है वो प्रजाति। और मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, यूपीएससी ने इस पे कम से कम 3 बार क्वेश्चंस पूछे हैं प्री में ही। अब बताइए कौन सी प्रजाति है जो अभी हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत करंट अफेयर आप पकड़ के चल रहे हैं तो आप समझ जाएंगे। खैर, तो उनकी संख्या के आधार पर ये गंभीरता डिसाइड की जाती है कि कौन कितना खतरे में है, किसको सुरक्षा की ज़रूरत है। अब जो विलुप्त हो गया वो तो हो ही गया। फिर एक कैटेगरी होती है कि जंगल में नहीं देखे गए, प्राकृतिक आवास में, इनको संरक्षित करके कहीं रखा गया है देख रेख में, तो उसके लिए अलग कैटेगरी है। कुछ जंगल में है लेकिन लगभग इतनी आबादी है। ये आंकड़े याद नहीं करने होते, बस समझाने के लिए, बेसिक के लिए बता रहा हूँ। जो हमारा अधिनियम है 1972 वाला, तो सूची 1 में इसको शामिल किया गया है और शिकार पे, व्यापार पे सब प्रतिबंध लगाया गया है। और सभी प्रजातियां जो साइट्स है उसके परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है। तो ये आज के टॉपिक्स रहे। लगभग सारी नोट आपको दी जा चुकी है, थोड़ी सी नोट बची है वो आपको समय से मिल जाएगी। और जितनी जल्दी हो सके आप नोट ले लीजिए और जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे, अभी आप रिवीजन पे समय लगाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको कुछ ही सेकंड में उत्तर दिखेगा। और अभी आप ये सोच के चलेंगे हाँ सर ने बता ही दिया है, समझे तो हैं, पढ़े तो हैं, लेकिन रिवाइज लास्ट में कर लेंगे, तो आपको वही दिक्कत होगी कि पढ़ा तो है यार, लेकिन यहाँ बीच में कन्फ्यूजन हो रही है, 2 लाइनें हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि ये सही है कि ये सही है। बार बार रिवाइज करेंगे, क्लैरिटी आएगी और देखते ही उत्तर आप समझ जाएंगे कि ये उत्तर है। तो आज इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।